गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं शिवराम प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीपी आईटीआई टेक्नीशियन में। और दोस्तों, आज हम डीसी जनरेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करेंगे। हल करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। तो आज हम प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। डीसी मशीनों में घूमने वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए, ये डीसी जनरेटर के बारे में प्रॉपर नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ डीसी मशीन जिसमें जनरेटर भी आता है और डीसी मशीन भी आती है, मतलब डीसी से रिलेटेड जो भी मशीन है उन सब में जो घूमने वाला भाग वो क्या कहलाता है। तो दोस्तों देखो, डीसी के अंदर तो इसको आर्मेचर कहेंगे, लेकिन यदि आप एसी में पूछ लिया जाए तो रोटर कह सकते हैं। तो यानी रोटर और आर्मेचर सिर्फ सप्लाई की वजह से नाम में अंतर है, बाकी वर्क दोनों का सेम है घूमने का। प्रश्न संख्या 2, डीसी मशीनों में स्थिर रहने वाला भाग होता है। तो देखिए, डीसी मशीन में घूमने वाला भाग तो हमने आर्मेचर बता दिया, लेकिन जो स्थिर रहता है उसको हम फील्ड कहेंगे। देखिए, एसी के अंदर उसको ही स्टेटर कहते हैं, जो फिक्स रहता है उसको स्टेटर कहते हैं, लेकिन यदि डीसी में यदि वो आ रहा है तो फील्ड है। तो यानी नाम दोनों के अलग अलग सप्लाई की वजह से हैं, लेकिन काम दोनों का सेम है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिए, जनित्र का कार्य क्या है? तो देखिए, जनित्र का काम यानी जनरेटर का काम, जनित्र को यदि निम्न लैंग्वेज में बोला जाएगा तो जनित्र बोला जाएगा। तो जनित्र का कार्य क्या है? तो देखिए, जनित्र का कार्य हमारा जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में चेंज करना होता है, लेकिन वैद्युतिक ऊर्जा डीसी निकलती है तब जाके वो जनरेटर कहलाता है। ठीक है, यदि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा प्रकार में चेंज कर रहा है लेकिन वो डीसी होनी चाहिए तब तो वो जनरेटर कहलाएगा। और साथ ही आप ये भी ध्यान रखें कि अगर वो एसी दे रहा है तो वो हमारा अल्टरनेटर कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न, जब किसी चालक अथवा परिपथ में फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो क्या हो सकता है? तो जब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, यानी ये कह रहा है कि चालक अथवा परिपथ के फ्लक्स में, यानी या तो चालक में चेंज आए तो परिपथ का फ्लक्स स्थिर रहना चाहिए, और यदि चालक स्थिर है तो परिपथ का फ्लक्स में परिवर्तन आना चाहिए। किसी एक में, दोनों में परिवर्तन आएगा तो फिर ये ईएमएफ पैदा नहीं हो पाएगा। तो यदि किसी एक में परिवर्तन हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ईएमएफ बन जाएगा, यानी ईएमएफ पैदा हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखना कि चालक और परिपथ का फ्लक्स, यानी फ्लक्स और चालक यदि दोनों घूम रहे हैं, यानी दोनों ही घूम रहे हैं, तो उनकी जो सापेक्ष गति आती है फिर उस पर निर्भर करेगा हमारा ईएमएफ का मान। आगे देखिए, प्रेरित ईएमएफ का परिणाम निर्भर करता है। तो प्रेरित ईएमएफ का परिणाम किस पर निर्भर करेगा? तो वो होगा हमारे फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर। फ्लक्स में परिवर्तन की, ये हो गया दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर पर, जिसका हमारा फॉर्मूला याद रखना है डी फाई, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ होएगा इसका डी ओ, एक तो फाई बनता है ऐसे और ये डी टी, यानी फ्लक्स का मान ऊपर और जितना समय लगा दर है ना तो उतने समय से डिवाइड करना है। तो डी फाई अपॉन डी टी, फ्लक्स का मान बटे समय। आगे देखिए, सॉरी आगे देखिए, ईएमएफ पैदा हो सकता है। देखिए, ईएमएफ पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चालक व फील्ड की आपेक्षित गति या चालक स्थिर व फ्लक्स गतिमान रहे। देखिए, दोनों ही कंडीशन में हो सकता है, या तो चालक और फील्ड की आपेक्षित गति होनी चाहिए, यानी एक तो चालक भी घूम रहा है और जिसमें फील्ड भी घूम रहा है, तो दोनों के बीच में जो अंतर आएगा, यानी चालक यदि 100 की स्पीड से घूम रहा है तो फील्ड 110 की से, यानी जो उनके बीच में जो 10 का अंतर आ रहा है तो उसकी वजह से ईएमएफ पैदा होगा। या फिर होगा या तो चालक स्थिर रहे और फ्लक्स ही फ्लक्स घूमता रहे, तो फिर जो गति होगी उसकी वजह से हमारा ईएमएफ पैदा हो सकता है। तो दोनों ही चीज़ याद रखनी है, चालक और फील्ड की अपेक्षित गति यानी दोनों के बीच का अंतर भी आ सकता है, या फिर चालक स्थिर रहे और फ्लक्स ही हमारा गतिमान रहे, घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र बनता रहे। आगे देखिए, गतिज प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन होने के लिए आवश्यक शर्तें। देखिए, जो गतिज यानी गति प्रकार का, ठीक है,
गतिज प्रकार का जो प्रेरित ईएमएफ उत्पादन करने के लिए जो न्यूनतम शर्तें होती है वो होता है हमारा, एक तो चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, फिर चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एक चालक घूमने के लिए होना चाहिए, और दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, सापेक्ष गति। यदि दोनों के बीच की बराबर गति होगी तो भी हमारा ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा। तो मिनिमम ये 3 शर्तें होनी चाहिए गतिज प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। ये हमारे जनरेटर की आवश्यकता नहीं है, ये हमारा गतिज प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान से रखना इसको। आगे देखिए, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गतिज प्रेरित ईएमएफ का सूत्र, जो कि हमारा अल्टरनेटर में आता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा गतिज प्रकार का जो प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा वो चालक में होता है, तो वो एसी प्रकार का होता है। तो इसमें फॉर्मूला लगाया VLV साइन थीटा। तो आप देखिए V, यहाँ से जो V से, जो फर्स्ट V से मतलब दिया हुआ है वो होता है फ्लक्स का घनत्व, और फ्लक्स घनत्व को हम टेस्ला में नापते हैं, तो जितना भी घनत्व होगा उसको। फिर L से होता है जो चालक की लंबाई आती है, चालक कितनी लंबाई का है, तो वो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं। आगे देखें, जो V दे रखा है उसका होता है अपेक्षित वेग, यानी दोनों चालक और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का वेग क्या है, वेग का अंतर क्या आ रहा है, यानी दोनों के बीच में वेग क्या है। वेग को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड में, इंटू कोस थीटा। ठीक है, चालक कितने डिग्री पर है। तो आपको इस तरीके से इस फॉर्मूले से हमारा ज्ञात हो जाएगा। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अधिकतम वोल्टेज चालक के किस एंगल डिग्री पर होने पर प्राप्त होता है, यानी चालक ऐसी कौन सी डिग्री पर हो जिस समय हम अधिकतम वोल्टेज प्राप्त कर सकें, यानी अधिकतम बल रेखाओं का वो छेदन करें। तो अभी आपने हमारा जो फॉर्मूला देखा था, एक हमारे पास होता है VL और V और फिर साइन थीटा। तो इसी फॉर्मूले से ये निकलता है। देखो VLV की तो ये तो तीनों फिक्स रह जाएंगे भाई। V यानी जो फ्लक्स बनेगा वो, उसका घनत्व आ जाएगा। L जितनी चालक की लंबाई होगी वो, और V यानी दोनों के बीच की सापेक्ष गति। यदि गति को हम कम ज़्यादा नहीं करें, सिर्फ किस पर एंगल, सिर्फ एंगल पर ही निर्भर करें। तो देखिए एंगल में आप यदि हम जीरो से मतलब देखिए, आप जैसे हमारा साइन चलता है 30 में, साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90। तो देखिए हमने इसको चार तरीके से हिस्से में बांटा हुआ है। फर्स्ट 90 डिग्री का, दूसरा 180 में, तीसरा 270 की, और एक 360। बुक में भी ऐसे ही डिवाइडेशन किए हुए हैं। 3 इसकी स्टेप दी हुई है कि चालक जब 90 डिग्री पर हो, चालक जब 180 पर हो, चालक जब 360 और या 270 पर, किसी एक पर हो। तो देखिए जब साइन 90 की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो साइन 90 की वैल्यू रखते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई, यानी इन पर निर्भर कर देगा जो इनका मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब 180 रखते हैं तो इसका होता है 0, तो 0 रखेंगे तो सब क्या हो जाएगा, एंगल एक तरीके से सारा ही वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यानी जब 180 पे आता है चालक, तो हमारा 180 पर जैसे ही चालक आएगा, इसका मतलब हमारा वोल्टेज कम से कम या फिर 0 के समान ही पैदा करता है। फिर जैसे ही 270 की वैल्यू रखते हैं तो ये भी लगभग 1 के हिसाब में ही आती है, तो वही विद्युत धारा मतलब विद्युत का वोल्टेज बन जाएगा जो, ठीक है, अधिकतम वोल्टेज बनेगा। फिर जैसे ही 360 पे आते हैं तो 360 में भी 0 के समथिंग या माइनस में कुछ आता है। तो इस तरीके से हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज प्राप्त होता है 90 और 270 पर। ठीक है दोस्तों, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा अधिकतम वोल्टेज तो 90 और 270 पर होगा, और मिनिमम 180 और 360 यानी 180 और 360 पर होगा। इस फॉर्मूले से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। तो आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किस एंगल पे कितना है, क्योंकि हमने देखिए इसको एक तरीके से जो हमारा चालक है ना, उसको हम चार में डिवाइडेशन कर रहे हैं कि पहला हम 90 डिग्री पर देखते हैं इसको, फिर 180 पर भी देखते हैं, फिर 270 पर भी देखते हैं, और फिर 360 पर देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है, जब भाई 90 का मान रखना है साइन का तो 1 रख देंगे, 270 का भी 1 आता है लगभग, और इन दोनों का माइनस में आएगा, और इसको 180 का 0, एक तरीके से 0 वैल्यू होती है इनमें, मतलब बहुत कम वोल्टेज बनेगा या बनेगा ही नहीं। तो यहाँ छेदन कम से कम होगा और यहाँ छेदन अधिकतम होगा। तो 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि चालक अधिकतम छेदन कब करता है, जब 90 डिग्री पर हो या 270 पर हो। चालक छेदन कम से कम करेगा जब 180 पर हो या 360 पर हो। फिर वही वोल्टेज पूछ लेगा, अधिकतम वोल्टेज
190 पर और 270 पर। न्यूनतम वोल्टेज 180 और 360। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है, न्यूनतम या शून्य वोल्टेज चालक के किस एंगल डिग्री पर होने पर प्राप्त होता है। तो अभी हमने देखा ही था कि 180 और 360 पर हमारा कम से कम वोल्टेज प्राप्त होता है या फिर न के बराबर। आगे देखिए, बहुत ही शानदार प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। योक, फ्रेम, बॉडी का कार्य। देखिए तीनों एक ही चीज़ के नाम है। योक भी जो मशीन की बाहरी पार्ट होता है उसको योक कहते हैं, फ्रेम भी एक तरीके का वही होता है और बॉडी भी उसी को बोलते हैं। तो तीनों में से कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। उसका कार्य क्या होता है, देखिए जनरेटर में जो बॉडी होती है, मेन पर्पज तो एक तो आपको सबको ध्यान होता है कि अंदर की जो आर्मेचर, कम्यूटेटर्स यानी जो भी सारे इक्विपमेंट्स जो अंदर लगे हुए हैं उनकी क्या करता है, सुरक्षा। तो यान जनित्र के आंतरिक भागों की क्या करता है, सुरक्षा करता है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट काम है इसका क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं जो हमारे पोल्स लगे रहते हैं दोनों साइड में। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, इधर और एक इधर पोल, तो इधर एन और इधर एस पोल, बीच में हमारा एक क्या है, चालक। तो ये चालक देखिए, अब ये एक तरीके का ये इसका बॉडी फ्रेम है, तो पोल्स अंदर ही होते हैं। तो ये दोनों पोल्स क्या करते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करते हैं और इस चुंबकीय क्षेत्र को जो ये बॉडी का जो बाहर का आवरण है ना, ये क्या करता है, एक तरीके से रास्ता प्रदान करता है कि ये बाहर ना जाएं, इधर से इधर ही जाएं। ठीक है, ये इधर से इधर ही जाएं, ये कहीं और ना जाएं। तो क्या करता है, मार्ग उनको प्रदान करता है, यानी उनको बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है कि आप इधर से इधर जाइए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है और एक आंतरिक भागों की यानी जो पोल्स हुए या आर्मेचर हुआ या कम्यूटेटर हुआ, ब्रश हुए, सबको क्या करता है, सुरक्षित करता है। तो इसके ये दो इम्पोर्टेंट वर्क होते हैं। आगे देखिए, जनित्र में फील्ड पोल कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सुसहित लेमिनेटेड। ठीक है, सुसहित लेमिनेटेड होते हैं, जिसमें क्या होता है कि शू, देखिए आपने देखा होगा कि एक ये हमारा अंदर का जैसे कि बॉडी है, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक पोल्स लगा होता है और पोल्स के आगे एक इतना सा मतलब थोड़ा सा बड़ा हिस्सा भी होता है, एक छोटा पोल, छोटा हिस्सा, फिर उसके आगे बड़ा, जिसको हम शू बोलते हैं। तो ऐसे इधर एक पोल होता है, पोल के ऊपर ऐसे एक अलग साइज होता है, तो जिसको हम शू बोलते हैं। तो ये शू और पोल यानी शू सहित लेमिनेटेड, यानी ये दोनों क्या है कि एक साथ बने हुए होते हैं, अलग होते हैं और फिर इसको मोटर में हम कस देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये तो हो गया हमारा पोल हो गया, और इसके आगे क्या होता है कि ऐसे शू से रहते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम यहाँ से इन दोनों को उठाया और यहाँ इन दोनों के नट पे कस देते हैं बॉडी के साथ, ऐसे इधर का ये कस दिया। तो ये तो हो गया शू सहित लेमिनेटेड, ये और ये दोनों क्या होते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों मिक्स बने होते हैं। ठीक है, और इसको बॉडी के साथ कर देते हैं। अगला होता है मोल्डेड पोल। मोल्डेड पोल में क्या होता है, जो हमारा ये नीचे वाला भाग है ना, ये वाला, ये पहले से ही मोटर के साथ बना हुआ आता है, सिर्फ जो हमारा शू होता है ना उसको हम ऊपर से कसते हैं जो वाइंडिंग करने के बाद। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरा समझाना क्या चाह रहा हूँ, कि शू सहित लेमिनेटेड में तो शू और जो मेन पोल होते हैं वो एक साथ लगे होते हैं, फिर इनको हम बॉडी पर कस देते हैं। देखिए मोडेल्ट में क्या होता है कि जो नीचे वाला जो मेन पोल होता है एक तरीके का, वो तो बना होता है बॉडी के साथ, और उसका शू हम अलग से कसते हैं वाइंडिंग करने के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारे दो प्रकार के हो जाते हैं। अगला देखिए, फील्ड पोल की न्यूनतम व अधिकतम संख्या हो सकती है। तो फील्ड पोल की जो न्यूनतम संख्या होगी वो तो हमारी 2 हो सकती है और अधिकतम हो सकती है 8। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा जोड़े में चलते हैं। ठीक है, जैसे 2, 4 और 6 और 8, यही 4 सिचुएशन बनती है पोल्स के रखने की, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना है। आगे देखिए, आर्मेचर किसका बना होता है। देखिए आर्मेचर जो हमारा मेन जिसको चालक होते हैं बोलते हैं हम, अभी तक हम क्या बोल रहे थे, चालक चालक बोल रहे थे, अब उसका नेम क्या है हमारे पास, आर्मेचर। और आर्मेचर किसका बना होता है, तो आर्मेचर हमारा सिलिकॉन युक्त स्टील का बना होता है, यानी उसमें सिलिकॉन स्टील के अंदर मिक्स करके बनाई जाती है। और सिलिकॉन की मात्रा जो होती है हमारी, वो फिक्स में अगर आपसे पूछे तो 3.8 से 4.5 होती है। लेकिन यदि वैसे नॉर्मल दे तो 4 से
5% भी हम बोल सकते हैं। तो ये दोनों वैल्यू ध्यान रखनी है। अगर 3.8 टू 4.5 अगर ऑप्शन में मिल जाए तो ये तो करेक्ट है ही है, लेकिन अगर ये ना मिले तो 4 से 5 भी हमारे ऑप्शन में आ सकती है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है, क्योंकि 3.8 को हम 4 बोल सकते हैं और 4.5 को हम 5 बोल सकते हैं, तो एज ए ये इस तरीके से बन जाती है। तो ये भी ध्यान रखना है, बात बात है। ठीक है, अब आगे भी बताएंगे कि ये सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है और इतना ही क्यों मिलाया जाता है, ज़्यादा क्यों मिलाया, तो ये नेक्स्ट पार्ट में जब हमारे लॉसेज आएंगे तो भी इसको अच्छे से बताएंगे। आगे देखिए, आर्मेचर कोर की मोटाई कितनी होती है। देखिए आर्मेचर मोर जो हमारा ये आर्मेचर बना हुआ है ना, जो गोल आर्मेचर अंदर रहता है, तो वो क्या है कि एक एक पत्तियों को काट काट कर बनाया गया है। ये सारी पत्तियां इसमें ऐसे कटी कटी पत्तियों को जोड़ा जाता है, और सारी पत्तियों की मोटाई जो दे रखी है 0.35 mm से 0.60 mm के बीच की होती है, इनकी मोटाई है। फिर इनके बीच में अचालक यानी इंसुलेटेड किया जाता है सभी को। ठीक है, अब वो इंसुलेटेड भी किसी लॉस की सुरक्षा के लिए ही है। तो ये सिलिकॉन स्टील मिलाना, सिलिकॉन मिलाना स्टील के अंदर, और जो इसकी पत्तियों को मोटाई के बीच में जो हम अचालक भरते हैं वो दो प्रकार के लॉसेज होते हैं। उन दोनों के लॉसेज का हम आगे बताएंगे लॉसेज में जब आएंगे तब। भाई सिलिकॉन के लिए हम कौन सा लॉस, भाई सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं और मोटाई को क्यों लेमिनेट करते हैं। आगे देखिए, यहाँ देखते हैं कम्यूटेटर किसका बना होता है। तो देखिए कम्यूटेटर हाइड्रोन कॉपर का बना होता है। हाइड्रोन कॉपर यानी कि जो कठोर तांबा होता है ना, कठोर कृषित तांबा, इसका हिंदी अर्थ में हो गया। तो कठोर यानी बहुत हार्ड तांबे का बना होता है, जो हमारा जैसे ये हमारा क्या है एक तरीके से, ये तो हमारा आर्मेचर हो गया, और आर्मेचर से जो वाइंडिंग आती है वही आर्मेचर में वाइंडिंग होती है ऐसे। तो ये वाइंडिंग के जो वायर आते हैं इन सबको एक यहाँ पर वो होता है हमारा कम्यूटेटर। ठीक है, और कम्यूटेटर के पास में एक थोड़ी सी एक मोटाई से उसी की एक जिसको हम राइजर बोलते हैं वो बनी होती है, जिससे इसको क्या है कि जो भी वाइंडिंग के वायर आते हैं उन सबको क्या करते हैं, सोल्डरिंग कर देते हैं। और जिससे ये जो हमारा कम्यूटेटर होता है वो उसको क्या करता है, जो एसी ये करंट बन रहा है आर्मेचर के अंदर, इसको डीसी में क्या करता है, चेंज करता है। एक तरीके की ये स्लिपिट रिंग होती है जो कि कई भागों में बटी हुई है। ठीक है, कई छोटे छोटे भागों में बटी होती है, मतलब ये भी आर्मेचर की तरह ही बीच में क्या है इसके खांचे रहते हैं जिसमें अब्रक भरी होती है। आगे देखिए कम्यूटेटर का काम। तो कम्यूटेटर का आपको पता है कि जो हमारा आर्मेचर होता है ना, पीछे की तरफ आर्मेचर है, तो आर्मेचर से करंट को लेता है, वो इसी प्रकार का करंट लेता है, और उसको ये कम्यूटेटर क्या करता है, अपने अंदर लेके इसको किस में चेंज कर देता है, डीसी में चेंज करता है। ठीक है, तो मेन काम क्या है इसका, एसी टू डीसी करना। देखिए हम जो ब्रशेज, ये क्या है कि ब्रश, अगले देखिए ब्रश किसके बने होते हैं। तो ब्रश हमारे जो कार्बन, एक तो क्या है कि कार्बन प्लस तांबे के क्या होते हैं, बने होते हैं। कार्बन तथा तांबे के मिक्स करके बनाया जाता है। अब तांबा और कार्बन मिक्स कर कर बनाया जाता है ताकि ये क्या हो कि जो हमारा कम्यूटेटर जो हाइड्रोजन कॉपर का बना हुआ है इसको क्या है, घिसने ना दे। ठीक है, कार्बन मिलाने का यही तात्पर्य होता है कि ये इसको घिसने ना दे। प्लस कार्बन क्या होता है कि जैसे जैसे गर्म होता है ना वैसे वैसे और अच्छा चालक बनता है, तो ये भी एक पर्पज है इसका। आगे देखिए, ब्रश पर स्प्रिंग का दबाव कितना होता है। देखिए जो हमारा इसे एक तरीके से हमारा ये कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर में डीसी तो बन गई, लेकिन अब डीसी को बाहर कैसे लेंगे, तो यहाँ पर ये क्या लगाए जाते हैं, कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। अब कार्बन ब्रश को एक होल्डर में फिक्स किया जाता है, ये यहाँ होल्डर होता है, और होल्डर पे क्या होती है कि स्प्रिंग होती है ऐसे। यहाँ पर क्या होगी कि स्प्रिंग होगी, तो स्प्रिंग इस ब्रश को क्या दबा के रखेगी अंदर। ठीक है, नहीं तो ये ब्रश निकल के भग जाएगा ना, नहीं भाई जितना, लेकिन इसका प्रेशर फिक्स है 0.1 से 0.25 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग। ठीक है, तो इतना ही दाब इस पर लगाना है। अगर ज़्यादा लगाएंगे तो ये जल्दी घिस जाएंगे कार्बन ब्रश, और यदि कम लगाएंगे तो इनके बीच में स्पार्किंग होगी, जगह ज़्यादा रहेगी तो वोल्टेज हम अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ये इसका टेंशन फिक्स किया हुआ है, प्रेशर। आगे देखिए, कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता कितनी होती है। तो देखिए कार्बन की विद्युत धारा वहन क्षमता वो होती है हमारी 4 एम्पियर से 6 एम्पियर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर। तो इतनी यानी कि ये कार्बन ब्रश की वहन क्षमता होती है। आगे देखिए, जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है।
बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये क्वेश्चन मैंने गलती कर दी, इसको सबसे पहले रखना चाहिए था, इसी से आपको सारी चीज़ समझ में आएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा बहुत ही कोशिश करूँगा कि अच्छे से एक डायग्राम बनाकर आपको इसको समझाऊँ। देखिए नॉर्मली हमारा, अभी ये पीछे ध्यान मत देना, मैं बना रहा हूँ जिसमें ध्यान दो कि एक हमारा ये फील्ड है एन और ये एस, ठीक है। और इस एन और एस जनरेटर के बारे में बता रहे हैं किस के फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत क्या होता है। तो एक जैसे हमारा ये क्या है कि एन और एस मिलकर क्या करेंगे, एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र क्या करेंगे, स्थापित, जिसमें जो बल रेखाएं हमारी एन से एस की तरफ क्या करती हैं, गति करती हैं। ये भी ध्यान रखना है, बल रेखाएं हमारी किसकी तरफ, एन से एस की तरफ गति करती हैं। इसी बीच में हमने एक चालक को क्या कर दिया, एक स्थापित कर दिया, ठीक है। एक चालक को एक स्थापित कर दिया, ये एक तरीके का, सॉरी मैं दोबारा बना देता हूँ इसको थोड़ा। देखिए ये हमारा एन और ये हमारा एस हो गया है, ठीक है। तो ये बल रेखाएं ऐसे चलेंगी और ये बल रेखाएं ऐसे चलेंगी, एन से एस चलती हैं। इसके बीच में हमने एक चालक को रख दिया, ये हमारा एक क्या है, चालक है। जब हम इस चालक को इस बल रेखाओं के बीच में घुमाएंगे, इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो इन बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा। अब छेदन जब 90 डिग्री पर होगा और जब 270 डिग्री पर जब हमारा ये चालक आएगा, उस समय अधिकतम वोल्टेज ये क्या करेगा, बनाएगा। तो इसके घूमने से क्या होगा, इन बल रेखाओं का क्या होगा, छेदन होगा, और छेदन करने से जो ये चालक है ना मेन, इस चालक में क्या हो जाएगा, एसी प्रकार का विद्युत वाहक बल पैदा होगा, जो भी प्रेरित विद्युत वाहक बल जैसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये बल रेखाओं का छेदन करेगा, बल रेखाओं का छेदन करने से इस चालक में क्या होगी, विद्युत धारा पैदा होगी। अब इस चालक को हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर, जो कि किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है, जिसमें सिलिकॉन की मात्रा 3.8 से 4.5 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये, और सारा क्या होता है, तो इस तरीके से इससे फिर हम वाइंडिंग के जरिए जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसमें इसके जो एसी प्रकार का विद्युत वाहक बल है उसको हम कम्यूटेटर में पहुंचाकर उसको एसी टू डीसी चेंज करते हैं और वहाँ पर कार्बन ब्रश लगाकर इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम सीधा सीधा समझ सकते हैं कि फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत होता क्या है, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गति कराया जाए यानी घुमाया जाए, तो वह क्या करता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की क्या करता है, छेदन करता है, और छेदन करने की वजह से उस चालक में क्या हो जाता है, विद्युत वाहक बल पैदा होता है। यही हमारा फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत होता है। आगे देखिए, चुंबकीय बल रेखाओं की गति होती है। तो चुंबकीय बल रेखाओं की गति आपको भी मैंने बताया एन से एस होती है। ये थोड़ा सा कॉमन क्वेश्चन है, कई बार इसमें उल्टा थोड़ा सा पूछ लेता है। नॉर्मली आपको याद रखना है एन से एस, तो ये एन से एस ऐसे चलती है बाहर, चुंबक के बाहर। और यदि एक ही चुम्बक में पूछा जाए कि चुम्बक में किस प्रकार चलती है, तो चुम्बक में चलती है एस से एन यानी साउथ से नॉर्थ, अंदर अंदर तो ये चलती हैं ऐसे, और बाहर से चलती हैं एन से एस। आगे देखिए, बहुत ही कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमारे पास। फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम होता है। देखिए फ्लेमिंग का जो दाएं हस्त नियम है वो क्या बता रहा है कि देखिए हमारा क्या है, सीधा हाथ, जिसमें हमारा अंगूठा इस तरीके से जाएगा, ये हमारी फर्स्ट उंगली और ये हमारी सेकंड उंगली, ये तीनों इस तरीके से हमारा कोण बनाती है कि तीनों एक दूसरे के क्या समकोण में आए। तो जो अंगूठा होगा थंब, जो हमारा अंगूठा होता है थंब, यानी वो किसकी दिशा बताएगा, चालक की गति की दिशा, यानी गति किस तरीके से मोशन के साइड में हो रहा है, गति किस दिशा में हो रही है। और जो पहली अंगुली बताएगी वो बताएगी हमारा चुंबकीय फील्ड को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, यानी फील्ड किस डायरेक्शन में है। और जो लास्ट वाली यानी दूसरी अंगुली होगी वो हमारा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन को दिखाएगी। तो राइट हैंड में तो देखिए लेफ्ट और राइट में यही प्रॉब्लम, यही थोड़ा सा कॉमन है, ये सेम है, चालक की गति की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अगर यहाँ पर सेकंड फिंगर ईएमएफ की दिशा दिखा रही है तो ये राइट हैंड वाला रूल हो जाएगा, लेफ्ट मतलब कि दायां हस्त नियम। और यदि यह करंट की किसकी, यदि करंट की दिशा बताएगा तो फिर हमारा बायां हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि मोटर हमारी हमेशा बाएं हाथ पर काम करती है और जनरेटर हमारा दाएं हाथ पर, क्योंकि जनरेटर से हम विद्युत वाहक बल लेते हैं और मोटर को हम विद्युत वाहक बल देते हैं और वो करंट लेती है, ठीक है, एम्पियर्स में करंट लेगी। तो ध्यान रखना ये। आगे देखिए,
स्लिप रिंग व स्लिपिट रिंग क्रमशः कौन सी धाराएं प्रदान करती है? तो स्लिप रिंग हमारी क्रमशः एसी देगी और स्लिपिट रिंग हमारी डीसी देगी। हमारा जो कम्यूटेटर होता है, ठीक है, कम्यूटेटर जो होता है ना, एक तरीका का क्या है, स्लिपिट रिंग ही है। कम्यूटेटर भी एक तरीके का क्या है, स्लिपिट रिंग। यदि कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कम्यूटेटर क्या है एक तरीके का, तो एक तरीके की स्लिपिट रिंग। वही स्लिपिट रिंग से हम डीसी ले सकते हैं, तो इससे कम्यूटेटर से डीसी लेते हैं। बस स्लिपिट रिंग को छोटे छोटे कई खंडों में विभक्त करा हुआ है, कम्यूटेटर कहलाता है। भाई कम्यूटेटर हमारा क्या होता है, ऐसे गोल होता है, वो छोटे 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 खंडों में बंट रहता है, अलग अलग टुकड़े रहते हैं, और इन टुकड़ों के बीच में अब्रक रहती है हमारी अचालक के रूप में। क्या होती है, अब्रक। ये भी ध्यान रखना है, अब्रक भरी होती है। लेकिन ये खंड क्यों किए जाते हैं, ताकि विद्युत भागबल के मान को बढ़ाया जा सके। तो इस तरीके से हमारा जो स्लिपिट रिंग की तरह भांति ही तो काम कर रहा है ये, लेकिन इसके क्या है, कई सारे टुकड़े किए हैं, तो यानी कई खंडों वाला एक स्लिपिट रिंग ही होता है कम्यूटेटर भी। अगला देखिए, जनित्र का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो एक तो प्राइम मूवर के आधार पर किया गया। भाई प्राइम मूवर के आधार पर कितने हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और एक उत्तेजना के पर, एक सप्लाई कैसे उत्तेजित हो रहा है, सेल्फ स्टार्ट हो रहा है या फिर अलग से हमें इसको करंट देना पड़ रहा है, यानी विद्युत भागबल देना पड़ रहा है। तो प्राइम मूवर के आधार पर और एक उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। तो हमारा जो प्रश्न अगला है वो है यही है कि प्राइम मूवर के आधार पर कितने जनित्र होते हैं? तो देखिए, जल टरबाइन जो जल से चलता है, वाष्प टरबाइन जो वाष्प से, और जो डीजल इंजन चालित, एक तरीके से डीजल से जो इंजन होता है ना हमारा गाँव में जिसे हम यूज लेते हैं, वो वाला डीजल इंजन चालित हो जाता है। या जो ब्याह शादी में, ठीक है, विवाह पार्टी वगैरह में जो हम गार्डनों में जो इंजन यूज में लेते हैं, वो डीजल वाला ही होता है, वाष्प वाला होता ही है और जल वाले। तो इस तरीके से प्राइम मूवर के हमारे मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। अगला देखिए, उत्तेजना प्रणाली के आधार पर कितने जनित्र होते हैं? तो उत्तेजना प्रणाली के एक तो पृथक उत्तेजित, यानी जिसको अलग से हम एक्साइट करें, और एक सेल्फ एक्साइट जो खुद की ही सेल्फ से एक्साइट हो जाए, यानी दूसरे की उसको आवश्यकता ना पड़े, बाहर से उसको स्रोत देने सप्लाई देने की जरूरत ना पड़े। तो अब जो हमारा स्वयं उत्तेजित भी हमारा कितने प्रकार का होता है, 2। एक जिसमें स्थायी चुम्बक लगी रहती है और एक इसमें जिसमें विद्युत चुम्बक होती है। तो स्थायी चुम्बक में हम चुम्बक बनाकर एन और एस के रूप में भी रख देते हैं, जो कि हमेशा ही क्या करते रहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए हुए होते हैं। जैसे ही चालक घूमता है उसमें विद्युत भागबल बन स्टार्ट हो जाता है। ये परमानेंट एन और एस बने रहते हैं और चुंबकीय क्षेत्र हमेशा बना रहता है। जैसे ही हम इस चालक को घुमाएंगे उसमें विद्युत भागबल बनेगा। लेकिन जो दूसरा हमारा है विद्युत चुम्बकीय, जब इस देखिए, एक होता है एन और एस, इसमें ऐसी धातु ली जाती है, ठीक है, एक ऐसी धातु ली जाती है, यानी इसकी जो धातु है ना वो ऐसी होती है जिसमें क्या है कि रिजुअल मैग्नेट, यानी अवशिष्ट चुम्बक रहने चाहिए, यानी चुम्बक के गुण रह जाते हैं थोड़े बहुत। जब चुम्बक बनाएंगे इसको तो इसमें हल्के फुल्के चुम्बक के गुण पहले से ही बने रहते हैं। तो हमेशा थोड़ा बहुत इसमें से क्या होता है, विद्युत भाग मतलब थोड़ा सा क्या होता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र बना होता है। जैसे ही हम इस चालक को घुमाते हैं और इस चालक के घुमाव से जो ईएमएफ पैदा होता है ना, उस ईएमएफ को वापस हम इसको फील्ड को ही दे देते हैं, तो और स्ट्रॉन्ग बनता है चुंबकीय क्षेत्र, और स्ट्रॉन्ग बनता है तो और विद्युत वाहक बल बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये होता है स्वयं उत्तेजित। भाई इसका खुद को ही इसको दे रहे हैं तो और अच्छा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा और अच्छे से इसको वर्क करेगा। एक अस्थायी होता है, मतलब सॉरी, विद्युत चुम्बक तो इस तरीके का हो जाता है जिसमें हम सप्लाई के बाद में इसको क्या है और ज़्यादा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र बनाने में सहायता करते हैं। और स्थायी चुम्बक में तो हमें पता ही है कि पहले से ही हमारे पास एन और एस के रूप में 2 पोल्स लगा देते हैं जो स्थायी चुम्बक के काम करते हैं। देखिए, स्थायी चुम्बक वाला हमारा जो डायनोमो जिसको हम बोलते हैं, डायनोमो, ये एक तरीके का स्थायी चुम्बक का कार्य करता है। और जो हम नॉर्मली विद्युत भागबल पैदा करने के लिए यूज में लेते हैं वो हमारा विद्युत चुम्बकीय जनित्र होता है। और आगे देखिए, इसके बेहतरीन जो प्रश्न बनेंगे वो आगे ही हैं, क्योंकि विद्युत चुम्बकीय जनित्र ही हमारा पूरा जो लेसन है वो इसी पे कवर्ड है। तो बस आज के लिए बस इतना ही भाइयों। इस पहली बार हमने हैंड राइटिंग से लिख कर डाला है, तो आप इसका रिव्यू ज़रूर दें आपको कैसा लगा। और अब हमने क्या है कि सेमेस्टर वाइज जो हमारी आईटीआई चल रही है अभी, मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा अभी चल रहा है सेकंड ईयर है ना, और एक हमारा फर्स्ट ईयर। तो हम चाहते हैं कि सेकंड ईयर का जो सिलेबस हमारा एक तरफ से कराएं और फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी होता रहे, ताकि आईटीआई वाले बच्चों को इसका फ़ायदा मिले। तो हमने आज सेकंड ईयर का जो जनरेटर का फर्स्ट लेसन है उसके कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, आगे और भी इसके क्वेश्चन आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को अपने चैनल के साथ जोड़ें, और अपना व्हाट्सएप ग्रुप भी सभी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो बस आज के लिए वही इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।